हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। हम बाल विकास के बारे में चर्चा करें। तो बाल विकास हमने क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, सारी अवस्थाएं हमने देख ली। इसमें थोड़े से क्या सिद्धांत आते हैं, यानी बाल विकास के कुछ क्या सिद्धांत आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है बाल विकास संबंधित सिद्धांत है। कई मनोवैज्ञानिक थे, इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए थे। तो एक एक सिद्धांत को लेकर के इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? सिगमंड फ्राइड है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड है। इसके बाद आता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक भी कौन से आते हैं? सिगमंड फ्राइड है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, इन दोनों के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। इन दोनों में सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन सी बातें बताई थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक आता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, यानी समाज में लोगों के साथ किस प्रकार बालकों का विकास होता है, उनसे संबंधित है। तो मानव सामाजिक विकास सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक एरिक्सन है। मनो सामाजिक विकास सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? एरिक्सन कहलाते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के एरिक्सन है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसके बाद कौन सा आता है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक जीन प्याजे है। ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। अगर पहला पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है तो जीन प्याजे है। अगर जीन प्याजे ऑप्शन में न हो, फिर पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है, तो उसमें वाइगोत्स्की को रखा जाएगा। कौन से हैं? वाइगोत्स्की। तो दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास सिद्धांत, यानी नैतिकता से संबंधित विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोलबर्ग थे। तो लॉरेंस कोलबर्ग नामक के मनोवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया गया था। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इसके बाद में आता है भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा है? भाषा विकास का सिद्धांत है, यानी बालकों के द्वारा किस प्रकार भाषा का अनुकरण किया जाता है और भाषा से संबंधित शब्दों को एकत्रित कर संग्रह कर उनके द्वारा रिपीटेशन किया जाता है। तो भाषा विकास सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, नोम चोम्स्की है। कौन से आते हैं? नोम चोम्स्की है, जिनके द्वारा भाषा विकास सिद्धांत है वो दिया गया था। तो ये कुछ हमारे मुख्य मुख्य विकास से संबंधित सिद्धांत है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा आता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं तो जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? सिगमंड फ्राइड है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से कहलाते हैं? सिगमंड फ्राइड है। तो सिगमंड फ्राइड ने अगर हम बात करते हैं मन की तीन अवस्थाएं बताई थी, पीछे हमने चर्चा की थी कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की तीन अवस्थाएं बताई जाती। कितने अवस्थाएं हैं? तीन है, चेतन है, अचेतन और कौन से आता है? अर्धचेतन है। यानी सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हमारा जो मन है इसकी तीन अवस्थाएं हैं, एक रूपी नहीं है, यह त्रिरूपीय है। इसकी तीन जो क्या है दशाएं हैं। अतः इनके द्वारा सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की कितनी दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो सिगमंड फ्राइड ने मन के, मानव चेतन के कितने तीन रूप बताए हैं। एक तो चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है और तीसरे की अगर बात करते हैं अर्धचेतन मन होता है। चेतन मन है, अर्धचेतन है और अचेतन मन है। चेतन मन की अगर बात करते हैं तो कॉन्शियस स्टेट होती है मन की, हमारी कौन सी होती है? कॉन्शियस स्टेट होती है, यानी जागृत अवस्था में रहती है। अचेतन की अगर बात करते हैं अनकॉन्शियस है। और अगर हम बात करते हैं अर्धचेतन की तो इसमें कौन सा आता है? सेमी कॉन्शियस कहलाता है। कौन सा आता है? सेमी कॉन्शियस कहलाता है। अचेतन है, चेतन है और अर्धचेतन है। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन की तीन अवस्थाओं को लेकर के बात की गई है। इन्होंने क्या है अपने इस सिद्धांत में क्या है मुख्य रूप से मन की अवस्थाएं बताई। हमने पीछे चर्चा की थी कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा सपन को अचेतन मन की अवस्था माना जाता है, यानी बालक को किसी प्रकार का व्यक्ति है उसको अगर सपना आता है तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि अचेतन मन में जागृत अवस्था है। अगर हमारे अचेतन मन में कोई बात पड़ी है तो उसको लेकर हमारे चेतन मन में वो विचार आते हैं, रात को सोते हैं तो हमारे सपन में वो चीजें दिखती है। इसी के बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं कॉन्शियस स्टेट होती है, यानी चेतन मन होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे पूरे मन का कितना 1/10 भाग होता है। कौन सा होता है? 1/10 भाग होता है। प्रश्न इतना सा पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपने इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर
चेतन मन को कितना पार्ट दिया गया था, चेतन मन को कितना प्रतिशत बताया था। तो ये संपूर्ण जो मन होता है उसका 1/10 भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, चेतन मन में पाया जाता है। इसे 1/10 भाग भी कहा जाता है, कई बार दे दिया जाता है कि 1/10 भाग चित्रित किया जाता है। चेतन, अचेतन, अर्चेतन है। चेतन मन को मस्तिष्क में जागृत अवस्था कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मन को मस्तिष्क की जागृत अवस्था कहा जाता है, तो मस्तिष्क से जागृत अवस्था कौन सी कहलाती है, चेतन मन। कितना भाग होता है, 1/10 भाग होता है। इसके बाद अगर दूसरा बात करते हैं अचेतन मन, तो मन जो संपूर्ण होता है उसका दूसरा जो पार्ट होता है उसे अचेतन मन कहते हैं, और ये कितना 9/10 भाग होता है। ये संपूर्ण मन का कितना प्रतिशत होता है, 9/10 भाग होता है। इसमें कटु अनुभूतियां होती है, अतृप्त इच्छाएं होती है, असंतोष के कारण हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन सभी का समावेश कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अचेतन मन में पाया जाता है। तो चेतन मन की बात करते हैं, मन से या मस्तिष्क से जागृत अवस्था होती है, यह संपूर्ण मन का 1/10 भाग होता है। अचेतन मन की अगर बात करते हैं, मस्तिष्क की अगर बात करते हैं, इसमें अचेतन मन यानी जागृत अवस्था नहीं होती। किसी भी प्रकार से जिन इच्छाओं को, जिन कटु अनुभूतियों को, जिन कष्टदायक बातों को हम भूलना चाहते हैं, भुला दिया है, वो हमारे इस मन में चली जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अचेतन मन कहा जाता है। तो इसमें क्या कटु अनुभूतियां होती है, अतृप्त इच्छाएं होती है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। किसी भी प्रकार से आपका भूतकाल कुछ भी रहा हो, उस भूतकाल में आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जिनको आप पाना चाहते, जिस इच्छाओं में आप खुश रहते थे, जिनको लेकर के आप ऐसा सोचते थे कि भविष्य में हमारा क्या इसी प्रकार से हम इसी इच्छाओं के अनुरूप क्या पाते जाएंगे और एक मंजिल पाएंगे। लेकिन किसी भी कारणवश से समय और परिस्थिति कुछ ऐसी पैदा हो जिसके कारण से आप उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और हमेशा दुख रहते, हमेशा क्या दुखी रहते हैं। क्यों? उन इच्छाओं को आपके द्वारा जानबूझकर नहीं, अगर बात करते हैं दबाया गया है, यानी जानबूझकर हम इन इच्छाओं को बोलना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी कारणवश से उन इच्छाओं को हमें दमन करना पड़ा है, तो वो चीजें जो है हमारे इस मन में रहती है और व्यक्ति दुखी रहता है। तो ये कौन सी होती है, दुखद बातें हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, और व्यक्ति के द्वारा जिन लक्ष्यों को हासिल करने की उसकी इच्छा थी, उन लक्ष्यों को अगर दबा दिया गया है तो वो कौन सी अवस्था में आती है, अचेतन मन में आती है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कौन सा मन होता है, अर्धचेतन है, यानी सेमी कॉन्शियस है, चेतन और अचेतन दोनों के बीच की अवस्था होती है। किसी भी बात को हमने याद की हुई, कोई भी हम बात हमारे द्वारा याद हुई है, किसी प्रश्न का उत्तर हमने याद किया, कोई बात है वो याद है, लेकिन किसी भी कारणवश से हम उस बात को अचानक भूल जाते हैं, उस बात को अचानक भूल जाते हैं, या किसी भी बात को लेकर के है अकला जाते हैं, अटक जाते हैं। कोई भी जो बात होती है हमें याद तो है, लेकिन किसी पॉइंट पर आकर हम क्या है उस बात को लेकर के भूल जाते हैं, अकलाते हैं, या उसको बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो ये बातें कौन से मन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अर्धचेतन। कई बार हमने देखा हो कि कोई हमारा मित्र था, सहपाठी था, या आज से कई साल पहले कोई हमारा किसी भी प्रकार से कहीं पर हम रहते थे, उस जगह का नाम याद, लेकिन कई बार जब किसी के द्वारा पूछा जाता है तो हम उस चीज को अचानक से नहीं बता पाते, अचानक से बता नहीं पाते हैं, धीरे धीरे हमें प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो चीज याद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि हमारे मुंह के ऊपर ही पड़ी है, जबान के ऊपर ही वो चीज पड़ी है, उसका नाम पड़ा है, लेकिन वो क्या बता नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार जब कोई चीज याद होती है और ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल हमारे सामने, लेकिन हम उसके बारे में कई पॉइंट पर ऐसा होता है कि बता नहीं पाते, भूल जाते हैं अचानक से। आपके साथ भी हो, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज होती है जिसे लगता है कि हमें ये परिपूर्ण रूप से याद है, लेकिन कोई जब पूछता है तो उसे संयमपूर्ण बता नहीं पाते, उसका जवाब नहीं दे पाते, भूल जाते हैं। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, अर्धचेतन है, यानी याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, गुरुजी ने हमें 5 का पहाड़ा याद करने को दिया, हमने घर पर याद किया, अच्छी तरह से याद किया, रट्टा मारा, याद हो गया, लेकिन गुरुजी ने जैसे ही पूछा तो थोड़ी देर तो पढ़ा, 2-4 पॉइंट तो पढ़ा, 2-4 पॉइंट तक तो आगे पढ़े, लेकिन बाद में क्या है थोड़े से आगे बढ़ते भूल जाते, याद तो हमने किया था
हमें पता था कि हम बोल देंगे, सुना देंगे, लेकिन एकदम से क्या उसे भूल जाते हैं, क्यों रट्टा मारा था, तो रट्टा मारी हुई चीजें क्या भुला दी जाती हैं, तो हमने क्या है उस चीज को भूल गए। तो ये अवस्था किस प्रकार की होती है, अर्ध चेतन की होती है। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से मन की 3 अवस्थाएं बताई गई। चेतन मन है, जो हम सामने देखते हैं, जो हम जिस प्रकार से बताते हैं। मन से जागृत अवस्था जो होती है, मस्तिष्क की जागृत अवस्था जो होती है, उसे चेतन मन कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये संपूर्ण मन का 1/10 भाग होता है। दूसरा अचेतन मन है, यह अतृप्त इच्छाओं, दुखद बातों हैं, दमित इच्छाओं को बलपूर्वक भुला दिया जाता है। तो उस प्रकार का मन कौन सा कहलाता है, अचेतन मन होता है। और इसमें 9/10 भाग होता है। संपूर्ण मन का कितना, 9/10 भाग होता है। तीसरा आता है अर्धचेतन है, सेमी कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस की अगर बात करते हैं, अर्धचेतन मन की बात करते हैं, तो इस मन के अंदर व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातों को रखा जाता है जिसको व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस चीज के बारे में व्याख्यात्मक रूप से याद, सारा डिटेल से याद है, लेकिन जब कोई पूछता है तो हम उस चीज को तुरंत प्रभाव से नहीं बता पाते, भूल जाते हैं, हकला जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अचेतन मन है, इसे सेमी कॉन्शियस कहा जाता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व जब निर्धारण किए थे, व्यक्तित्व जब बताए गए थे, तो व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं बताई थी। हमने जब व्यक्तित्व पढ़ा था तो हमने क्या वहां पर 3 स्टेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व संरचना के आधार पर कितनी अवस्थाएं बताई गई। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर इसी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर 3 अवस्थाएं बताई गई थी, जिसे इन्होंने इड है, ईगो है और क्या कहा है, सुपर ईगो कहा है। इड है, ईगो है और क्या कहलाता है, सुपर ईगो है। यानी इसे इड की अगर हम बात करते हैं तो इड कहा जाता है, ईगो की अगर बात करते हैं अहम कहा जाता है। इड, ईगो और सुपर ईगो है, ये इंग्लिश का शब्द है। अगर हिंदी में अनुवादन करते हैं तो इड को इदम कहा जाता है, ईगो को अहम कहा जाता है और सुपर ईगो को परम अहम कहा जाता है। ये लफड़ा क्या है ये शब्द हमने वहां पर थोड़ा सा देखा था, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ी। मैंने कहा था जब इसका सिद्धांत आएगा तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर कितने आधारों पर कितनी अवस्थाएं बताई है। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं बताई है, जिन्हें इड, ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। इड की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा कौन सा होता है, अहम। इड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इदम होता है। ईगो की अगर हम बात करते हैं अहम की बात होती है, और सुपर ईगो की अगर बात करते हैं तो इसे परम अहम कहा जाता है। अब ये लफड़ा क्या है, क्या शब्द क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें आती है। तो इड की अगर हम बात करते हैं तो जब व्यक्ति को केवल अपने सुख से मतलब हो, सुखवादी सिद्धांत है, यानी अपने खाना खा लिया, दूसरे ने खाया ना खाया कोई मतलब नहीं। अपने किसी शादी में गए, बारात में गए, तो हमने क्या, तो पहले देखते हैं कि हमने खाने के लिए क्या क्या वस्तु है, हम खाना खा लेते हैं, दोस्त परिवार वाले कहीं से कोई लेना देना नहीं। यानी इड कहता है, इदम कहता है कि व्यक्ति जिस अवस्था में केवल खुद के सुख प्राप्ति के बारे में सोचता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसे इदम कहा जाता है, इड कहा जाता है। इसमें केवल व्यक्ति स्वयं के सुख के बारे में सोचता है। एक बार थोड़ा सा ऐसे बताते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ईगो है। तो ईगो की अगर हम बात करते हैं, ईगो यानी अहम है। तो इसमें व्यक्ति की वास्तविक इच्छाएं होती है। व्यक्ति जो वास्तविक चीज हमारे सामने पड़ी है, केवल हम उसके बारे में बखान करें। यानी मेरे पास 500 रुपए का पेन है या 500 रुपए मेरे जेब में, तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास 5 रुपए है। ये नहीं है कि मेरे पास 500 रुपए है, ये ऐसे है, ठीक है। तो जो व्यक्ति वास्तविक स्थिति होती है उसके बारे में वर्णन करता है। और इड की अगर बात करते हैं तो इसमें केवल व्यक्ति अपने सुख के बारे में सोचता है, अपने इच्छाओं के बारे में सोचता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, सुपर ईगो है, यानी परम अहम है। इसमें व्यक्ति की अगर बात करते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत आ जाते हैं। इसमें जो व्यक्ति है आदर्शता के बारे में सोचता है, यानी आदर्श है, यानी हमने देखा होगा एक व्यक्ति की जब उम्र हो जाती है 18, 20, 22 साल का जब होता है, तो उसमें क्या है, व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। और एक क्या है
जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में सोचता है। लेकिन जब एक उम्र हो जाती है 40 साल या इसके ऊपर जब, तो व्यक्ति क्या है, आदर्शता की बात, यानी वो बालक होंगे या अपने आस परिवेश के जो बच्चे होंगे उन्हें समझाता है इस प्रकार नहीं, आप इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दें, आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करें, यानी वो केवल आदर्श तक बातों बताता है। यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी को कोई चीज न तोड़ें, किसी से कोई मतलब बैर न रखें, इस प्रकार के सिद्धांत कौन से में आते हैं, आदर्शवादी होते हैं। और यह सिद्धांत परम अहम में आते हैं, यानी सुपर ईगो जब उम्र व्यक्ति की हो जाती है तो उसमें व्यक्ति केवल आदर्श वाक्यों के बारे में चर्चा करता है। तो देखते हैं ईड की अगर बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं सुखवादी सिद्धांत है। ईड की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार का है, सुखवादी सिद्धांत है। कौन सा है, सुखवादी सिद्धांत है, इच्छाओं का भंडार। कौन सा है, सुखवादी सिद्धांत है। इसकी अगर बात करते हैं, सुखवादी इच्छाओं का भंडार है, अचेतन मन से संबंध रखता है, अनैतिक व अपराध कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं ईड जो अवस्था होती है, इसमें सुखवादी, सुख से मतलब होता है इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की। इसमें अगर मन की अगर बात करते हैं तो अचेतन मन से संबंधित होता है, अनैतिक व अपराध भावना होता है, कोष समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोष समायोजन के लिए हमारा कौन सा मन जिम्मेदार होता है, तो ईड होता है। सुखवादी कैसे हैं, व्यक्ति स्वयं के बारे में एक अपनी उम्र अपने स्टेज के ऊपर लेकर सोचे। हमारी जब उम्र थी लगभग 12-13 वर्ष की, 12-13-14 वर्ष की हमारी जब उम्र थी, बाल्यावस्था था और किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो रही थी, तो उसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि अपने से मतलब है, अपने जेब में पैसे हैं, अपने पास सब कुछ है, वो केवल व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में जो बालक होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है, इच्छाओं का भंडार करा होता है। यानी वो मन में सोचता है मैं ऐसा करूंगा, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, मैं जब ये पास कर लूंगा तो ये करूंगा, यानी इच्छाएं होती है उसके मन में, इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो रहती है। और इसकी अगर बात करते हैं, अनैतिक व अपराध कार्य करता है। हम देखते हैं कि हमारी जब बाल्यावस्था की उम्र थी, किशोरावस्था की और अग्रसर हो रहे तो हमें क्या लड़ाई झगड़ा करना था, मिनट में किसी को पुट कराते, 1 मिनट में किसी से झगड़ा कर आते, आकर घर पे बताते नहीं थे, ठीक है, इधर उधर निकल जाते। जब पड़ोसी आता कि आपके बेटे नहीं किए, तब पता चलता कि हमने ये इस प्रकार का कार्य किया जो कि अनैतिक अपराधी कार्य है। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वो कौन से सिद्धांत में पाई जाती है, यानी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ईड अवस्था में पाई जाती है, इदम अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था का संबंध अनैतिक अचेतन मन से होता है। कैसे, अचेतन मन में अपने बढ़ा था, दुखद इच्छाओं हैं, अतृप्त इच्छाओं हैं, कष्टदायी बातों हैं, इनका स्मरण होता है। यानी हमने जिन इच्छाओं की पूरी नहीं की पाती, कष्टदायी बातें होते हैं, इच्छाओं को दबा दिया है, तो बाल्यावस्था यही तो होती है कि बालक विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करता, सोचता है आज वहां जाएंगे, वहां कुल्फी खाएंगे, आज वहां घूमने जाएंगे, वहां, लेकिन ये किसी प्रकार कई बार ये बातें हो नहीं पाती, उनमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो इनको क्या दबा दिया जाता है। तो अचेतन मन से क्या है, संबंधित होती है कौन सी अवस्था है, जो हमारी ईड अवस्था है। इसकी अगर बात करते हैं तो इस अवस्था में व्यक्ति कुछ समायोजन का शिकार होता है। क्यों, हमारे पास क्या है, जो इच्छाएं हमने मांगी थी, जिन इच्छाओं के बारे में हमने सोचा था उनको दबा दिया। एक समय तक दबाते जाते हैं, लेकिन एक बात बाद में पता चलता है कि हम कब तक दबाए जाएंगे, क्यों हमारी पर्सनल भी कुछ इच्छा है। तो इन इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हमने पहले पढ़ा था कुछ समायोजन व्यक्ति कब होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार। जब कोई बालक या व्यक्ति है स्वयं को नहीं ढाल पाता है और विभिन्न प्रकार के तनाव है, दबाव है, दुश्चिंता है, भगनासा आदि का शिकार हो जाता है, लंबे समय तक जब इन अवस्थाओं का शिकार रहता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है और थोड़े समय बाद उसे रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसे रोगग्रस्ता या कुसमायोजन कहा जाता है। तो ये हमारी कौन सी थी, ईड अवस्था है, यानी इदम अवस्था है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ईगो है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ईगो अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक चीजों से संबंधित रखता है। यानी हम जब किशोरावस्था में 20-22 साल की हमारी जब 18 से लेकर बाद में जब किशोरावस्था निकल गई थी, किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में थे, तो हमें क्या केवल वास्तविक इच्छा कि अगर हम पढ़ेंगे तो भी पास होंगे, अगर हमारे पास जेब में 5 रुपए होंगे तभी तो हम कोई चीज खरीदेंगे, आइसक्रीम वाले से तभी जाएंगे जब हमारे जेब में पैसे होंगे। यानी इसमें व्यक्ति है वो अपनी वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। कौन सी अवस्था है, ईगो है। इसमें चेतन मन से संबंधित होता है, समायोजन का आधार है। ये अवस्था किससे होती है, चेतन मन से संबंधित होती है, यानी हमारे सामने जो घटनाएं घटित हो रही हम केवल उसके बारे में सोचते हैं। तो ये किससे होता है, चेतन मन से संबंधित होता है और इसमें व्यक्ति क्या समायोजित रहता है, यानी ज्यादा इच्छाएं नहीं पालता है, जो वास्तविक स्थिति है उनके बारे में सोचता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ईगो जो अवस्था होती है, ईड और सुपर ईगो है, यानी इदम और परम अहम है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करती है। यानी व्यक्ति न तो ज्यादा सुख के बारे में सोचे और न ज्यादा व्यक्ति के आदर्शवादी। कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा आदर्श की बात करता है, तो इस प्रकार का क्या व्यक्ति तो संतुलन नहीं होता।
कई आप देखा कई सुख केवल अपने अपने सुख के बारे में सोचता है, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार है, समायोजित नहीं होता है। तो ईगो जो होता है इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन का कार्य करता है। तो ये हमारा किससे, चेतन मन से संबंधित होता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कौन सा है, सुपर ईगो है, परम अहम है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो आदर्श बातें करता है, यानी आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के द्वारा आदर्शवादी प्रस्तुत किया जाता है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ जाता है, उसकी नैतिकता और आदर्शवादी व्यवहार है वो ज्यादा देखने को मिलता है। उसके व्यक्तित्व में देखिएगा कि केवल वह नैतिकता के बारे में सोचेगा, आध्यात्मिकता के बारे में सोचता है और आदर्शवादी बातें करता है, यानी आदर्शों की अधिक उसमें क्या है प्रतिशत पाया जाता है। इस उम्र में अगर क्या है व्यक्ति आदर्श की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाता है, तो ज्यादा आदर्शों का व्यवहार भी व्यक्ति में अगर ज्यादा आदर्श परंपरा हैं तो वो भी क्या होते हैं, कुछ समायोजित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यानी सिगमंड फ्रायड के द्वारा सबसे अच्छी अवस्था किसे कहा गया है, तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो अगर ईगो में है, वास्तविक स्थिति के अंदर है, तो उसकी अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर व्यक्ति इड में है तो वो क्या केवल अपने सुख के बारे में सोचेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे का क्या कोई मतलब नहीं है, वो कुसमायोजित होगा ही होगा। यानी एक समय तक वो कोई पैसे है या किसी प्रकार की खाने पीने की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको लेकर केवल एक समय तक सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब उसे क्या है अन्य इच्छाओं की पूर्ति होती है, अन्य इच्छाओं की क्या है पूर्ति करनी होती है, तो वह केवल अपने सुख के माध्यम से नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आदर्शवादी है यानी परम अहम है, इसमें व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है, यानी आध्यात्मिक बातें करता है, भगवान के बारे में सोचता है, नैतिकता से संबंधित बातें करता है, यानी किसी का बुरा मत करो, किसी को ऐसे मत कहो, वैसे मत करो, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो अगर कोई व्यक्ति है लगातार इस प्रकार की बातें करता है तो वो भी क्या हो जाता है, कुसंयोजन का शिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं ईगो है, यानी अगर हम बात करते हैं अहम की अवस्था है, तो इस अवस्था को सिगमंड फ्रायड ने सबसे अच्छी अवस्था माना है। वो कहते हैं कि इस अवस्था का संबंध व्यक्ति के चेतन मन से होता है और जो व्यक्ति अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी के अनुरूप क्या व्यवहार करता है और उसी के अनुरूप क्या आगे की ओर बढ़ता है। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। मन की कितनी है, 3 है, चेतन है, अचेतन और अचेतन है। चेतन मस्तिष्क से जागृत अवस्था है, अचेतन है अतिरिक्त इच्छाओं, दुख, बातों, घटनाओं को बलपूर्वक भुला देना है। अगर हम बात करते हैं अचेतन की है तो इसमें याद की हुई बातों को अचानक क्या है भूल जाना है किसी भी कारण से। दूसरा, इनके द्वारा व्यक्तित्व संरचनाओं के आधार पर 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। पहले इनके द्वारा इड अवस्था बताई गई थी जिसे इदम कहा जाता है। दूसरा, इनके द्वारा अहम अवस्था बताई गई थी जिसे ईगो कहा जाता है। तीसरी, इनके द्वारा सुपर ईगो बताई गई जिसे परम अहम कहा जाता है। इड की अगर हम बात करते हैं, इदम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें व्यक्ति स्वयं सुख प्राप्ति के बारे में सोचता है, दूसरे सुख से कोई मतलब नहीं, केवल अपने सुखवादी सिद्धांत के बारे में सोचता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं ईगो है, इसमें व्यक्ति के पास जो वास्तविक इच्छाएं हैं, जिन प्रकार की वास्तविक वस्तुएं उनके पास उपलब्ध है, केवल उनके बारे में सोचता है। ये हमारा चेतन मन से संबंधित होता है। तीसरा आता है सुपर ईगो है, यानी परम अहम है। इसमें व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये जो व्यक्ति होता है इसमें आदर्शता की ओर, नैतिकता की ओर बढ़ता है। तो ये कौन सा था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसके बाद में कुछ शब्द होते हैं जिसके बारे में देखते हैं। अगर बात करते हैं सिगमंड फ्रायड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। कितने प्रकार की है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में क्या बातें कही है। हाँ, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई है और इन्होंने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई है, 2 बताई है। एक तो जीव मूल प्रवृत्ति होती है, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। एक तो क्या होती है, जीवन मूल प्रवृत्ति है, यानी व्यक्ति जीवित रहता है उससे संबंधित प्रवृत्ति है। दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। अगर हम बात करते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जिजीविषा है, यानी इसे इरोस कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई, 2 है। जीवन मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसे जिजीविषा कहा जाता है, यानी इरोस के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति है जिसे मुर्मुसा कहा जाता है, और जिसके अगर का बात करते हैं तो थेनोटोस कहा जाता है। थेनोटोस से ज्यादा शब्द पूछे जाते हैं।
कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी और जिसके अंतर्गत थैनेटोस किस मूल प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है या नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। तो इसमें हम अपने देखें कि थैनेटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, 2 बताई, जीवन मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। जीवन मूल प्रवृत्ति को जिजीविसा कहा जाता है यानी इरोस के नाम से जानते हैं, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है इसे मुर्मुसा कहा जाता है और इसे हम थैनेटोस के नाम से जानते हैं। यानी थैनेटोस से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कौन सी होती है, मृत्यु से संबंधित होती है। मृत्यु से संबंधित व्यक्ति इसके बारे में बात करता है। इसके बाद में कुछ शब्द है उनके बारे में क्या चर्चा करते हैं, किस शब्द को क्या कहा जाता है। तो पहला अगर हम बात करते हैं, स्वमोह होता है यानी नार्सिसम होता है। व्यक्ति जब अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में प्रेम करता है, तो ये शब्द पूछा जाता है कि नार्सिसम या समोह किसे कहा जाता है। नार्सिसम या समोह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप से प्रेम करने लगता है। नार्सिसम क्या है, एक पौधा था। नार्सिसम क्या है, एक पौधा था, सुंदर सा पौधा। उसमें अगर बात करते हैं तो वो केवल उससे खुद से मतलब है, पौधा होता है उसको केवल खुद से मतलब है, वो अपने पत्तों की तरफ देखता है, पंखुड़ियों की तरफ देखता है, उसके ऊपर फूल आते हैं तो वह पौधा स्वयं से प्रेम करता है, उससे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तो मनोविज्ञान में यह शब्द क्या है, उस पौधे से निकल कर आता है। नार्सिसम का एक जो पौधा होता है यानी वह जिस प्रकार अपने आप से प्रेम करता है उसी प्रकार नार्सिसम का अर्थ क्या होता है, सब मोह होता है यानी केवल अपने ही प्रेम के बारे में सोचना, अपने ही प्रति क्या है लगाव रखना है, दूसरों से लगाव नहीं करना है। इसके बाद कुछ ग्रंथियां हैं जिसके कारण क्या है, कई बालक अपनी माँ के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, लड़कियां अपने पिता के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। देखा होगा आपने, सपोज किया आप अपने प्रीवियस में देखिए कि जो लड़की होती है वो अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम दर्शाती है और जो लड़का होता है वो माँ के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होता है यानी माँ के साथ ज्यादा बातें करता है। तो किस कारण ये होता है, क्या इसमें कुछ हार्मोनल बैलेंस होता है या इसमें किसी प्रकार की जो तंत्रिका तंत्र है उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी जो पार्ट है अगले सेशन में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।